नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे मैथ रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। साथियों, इस क्लास के अंदर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने की जिनकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो पूरी क्लास को आप लोगों को अंत तक मेरे साथ देखना है। क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे और साथियों अंत में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस करंट अफेयर्स की वजह से आप लोगों का स्टडी जीके का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। साथियों, 10 रिवीजन क्लासेस हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग 6 नंबर की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। साथियों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक कॉपर वृत्त का व्यास 18 सेंटीमीटर है। इस वृत्त को पिघलाकर बेलनाकार तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 108 मीटर है तो तार का व्यास बताओ। प्यारे दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है। वृत्त जो होता है एक तरह का गोला होता है। वृत्त जो होता है प्यारे साथियों एक गोला होता है। गोला पिघलाया जा रहा है मतलब गोले का आयतन ज्ञात किया जा रहा है। पिघलाना मतलब किसी भी आकृति को उसका आयतन ज्ञात करना, और आयतन को ज्ञात करने के बाद यहाँ पर बेलन बनाया जा रहा है। बेलन बेलनाकार आकार बनाया जा रहा है। बेलनाकार तार है, इस प्रकार से बेलन बनाया जा रहा है प्यारे साथियों। तो इसका मतलब जो गोले का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन जो होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम लोग गोले का आयतन निकालेंगे, यानी कि जो 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है। ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच के। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आपको दिया गया, मतलब यहाँ वृत्त का व्यास दिया गया, मतलब यहाँ गोले का व्यास दिया, तो हम निकाल लेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। और प्यारे साथियों, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बार होगा, 2 × 18। तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर गोले की आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4/3 पाई। आर का क्यूब करेंगे प्यारे दोस्तों, मतलब 9 का हम लोग क्यूब करेंगे, और ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, हमारे पास इस बेलन का त्रिज्या भी नहीं है, हमसे पूछा है बेलन का व्यास बताओ। मतलब त्रिज्या यदि आ जाएगी तो त्रिज्या का डबल करेंगे तो बेलन का व्यास आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, और गुणा में एच का वैल्यू क्या है, बेलन का, या देखो तार की लंबाई, मतलब ये बेलन की लंबाई। कहने का मतलब अगर तार इस प्रकार से बनाया जा रहा है तो ये बेलन की लंबाई यहाँ पर ये वाली बताइए, और ये बेलन की ऊंचाई भी कही जाएगी, यानी 108 मीटर। 108 मीटर, जबकि हमारे पास यहाँ पर ये वाला 18 सेंटीमीटर था। तो 108 को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 108 मल्टीप्लाई करेंगे 100। 108 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा 100 से। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है हमें। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, 4/3, 9 का क्यूब मतलब 3 टाइम 9 का मल्टीप्लाई करोगे, और बराबर होगा आर स्क्वायर गुणा 108 गुणा 100। अब प्यारे साथियों क्या करना होगा आप लोगों को, आर स्क्वायर को इधर रखना होगा। 3 से ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, तो यहाँ पर बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 9। ये मल्टीप्लाई से सारी वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। 108 गुणा 100, ये सब कुछ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इसमें भाग लगाना होगा। इसे हम 9 से काटेंगे, 9 × 9, 9 दूनी 18। 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 12 होगा, और 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर जो बचेगा 9/100 बराबर होगा आर स्क्वायर के। आपको चाहिए आर का मान। आर बराबर, जब इधर से स्क्वायर हटेगा प्यारे साथियों तो इधर लगेगा रूट,
यानी 9/10 पर रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 3/, यहाँ पर 10 नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ पर 100 है, ये 100 आपको याद रखना। 3/10 यहाँ रूट से बाहर आएगा और बराबर में r बच जाएगा, और यहाँ पर r बराबर हमारे पास निकल कर आया, बटे में एक जीरो, मतलब एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, 0.3। हमसे पूछा जा रहा है बेलन का व्यास बताओ, तो व्यास बराबर त्रिज्या का डबल, तो 0.3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 0.6, और 0.6 ही हमारा राइट आंसर होगा, 0.6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर होगा। तो सिर्फ यहाँ पर किया कुछ नहीं, गोले के आयतन के बराबर किया बेलन का आयतन, और जो वैल्यू दी गई थी वो पुट किया, और जो हमसे पूछा गया था उसे हम लोग लेकर आए। तो साथियों, क्लास यदि अच्छी लगती है तो क्लास को एक बार सभी शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया, इस दूसरे त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। तो प्रश्न को पहले हम समझेंगे। एक ट्राइंगल की बात किया जा रहा है, एक त्रिभुज की बात की जा रही है, तो एक त्रिभुज यहाँ से हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज हमने ड्रॉ किया जिसकी भुजाएं बताइए 5, 6, 7। एक भुजा 5 मान लेंगे, एक 6 मान लेंगे और एक मान लेंगे 7। यहाँ पर आगे बोला गया इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर, मतलब प्यारे दोस्तों ये जो भुजाएं दिख रही हैं इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ा गया। मध्य बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट इन भुजाओं का ये वाला, और एक सेंटर पॉइंट ये वाला, और एक ये सेंटर पॉइंट, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ा गया, मतलब इस प्रकार से जोड़ा गया और एक ट्राइंगल बनाया गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इस दूसरे त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना और लिखना और अच्छे से नोट्स बनाकर रख लेना है। जब किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए त्रिभुज का त्रिभुज का जो परिमाप होगा, वो जो बड़ा त्रिभुज है हमारा, बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग निकाल लेंगे बड़े त्रिभुज का परिमाप। बड़े त्रिभुज का जो परिमाप आएगा वो क्या होगा, किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी 5 + 6 + 7 बराबर 6, 5, 11 और 5 होता है 16। 7, 6, 13, 5, 18 होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर बड़े त्रिभुज का परिमाप आया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये छोटा त्रिभुज जो है इसका परिमाप बताओ। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और आपको हमेशा याद रखना, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर यदि कोई त्रिभुज बनाया जाए तो जो छोटा त्रिभुज होगा उसका परिमाप क्या होगा, बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा। छोटे त्रिभुज का परिमाप जो होगा प्यारे दोस्तों वो बड़े त्रिभुज का आधा होगा, मतलब 18 का आधा करेंगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये कंसेप्ट आपके सामने नया है, इसे आपको याद रखना होगा कि किसी भी बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर यदि कोई छोटा त्रिभुज बनाया जाए तो छोटे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, बड़े त्रिभुज के परिमाप का बराबर आधा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अगले प्रश्न में लिखा है आपके पास
पाई चार्ट से अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित पाई आरेख 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि 2017 के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या, मतलब प्यारे साथियों जो टायर उत्पादन किया गया उसका यहाँ पर इस चार्ट, इस पाई के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताया गया, इस पाई आरेख के माध्यम से बताया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा कंपनी ई द्वारा कितने टायर बनाए गए, कंपनी ई द्वारा। तो हम इस पाई चार्ट में चेक करेंगे कंपनी ई यहाँ पर है और इसके द्वारा कितने बनाए गए प्यारे दोस्तों, तो 25%। कंपनी ई ने टोटल टायरों का 25% बनाया और टोटल टायर बनाए गए थे प्यारे साथियों 1,80,000। इसका अगर 25% निकालता हूँ तो इस प्रकार 25% निकालेंगे और ये आ जाएगा कंपनी ई द्वारा बनाए गए टायर। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 और 25 आटे 200, कैरी आया 20, 25 से कम 25 और 20 होता है 45। मतलब प्यारे साथियों यहाँ पर कंपनी ई के द्वारा जो टायर बनाया गया वो टोटल टायर बनाए गए 45,000। तो इस पाई चार्ट में होता कुछ नहीं है, बस ये आपको देखना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा। तो पाई चार्ट बस आपको समझ में अगर आ जाता है तो पूरे नंबर इसके माध्यम से आपको मिल सकते हैं। साथियों लास्ट में क्लास के इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। यदि अभी तक आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न में लिखा है हमारे पास a+1/a² बराबर, अगले प्रश्न में लिखा है हमारे पास यदि a+1/a² बराबर 3 हो तो aq+1/a³ बराबर किसके होगा प्यारे दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना। यहाँ पर बीज गणित का एक फॉर्मूला यूज होगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक फॉर्मूला होता है a+b³ 3, a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। साथियों ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर ये वाला पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया, a+1/a इसकी पावर 2 बराबर दिया है हमें 3। तो हम क्या करेंगे, रूट ये 2 हटाएंगे तो यहाँ बचेगा a+1/a और बराबर में जब स्क्वायर हटेगा इसका तो 3 पर लगेगा √3। अब आपको क्या कर लेना है, ये तो a की वैल्यू हो गई a और 1/a बराबर ये b का मान हो गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला बनाना होगा a+1/a, इसका भी पावर 3 आपको करना होगा और इसका जो वैल्यू था √3 इसकी भी पावर 3 आपको करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ a+b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बना। और इसका मतलब ये लिखेंगे इसे हम लोग यानी a³, तो a³ + b³ का मतलब 1/a³ ये b की वैल्यू है और प्लस 3 गुणा a की जगह a लिखेंगे गुणा b की जगह 1/a लिखेंगे और कोष्टक में a+b का मान हम लोग लिखेंगे a+b बराबर होगा कोष्टक के अंदर √3। तो प्यारे साथियों इसके बराबर में √3 की पावर 3 है, इसका मतलब √3 गुणा √3 गुणा √3, 3 टाइम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आराम से कर सकते हैं इसको सोल्व। a से a कैंसिल आउट हुआ, a³ + 1/a³ और प्लस 3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा प्यारे दोस्तों 3√3 और बराबर में जो आएगा ये 3 × 3 ये रूट का 9 बनेगा और √9 से यहाँ पर बाहर आएगा 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ 3√3 बनेगा और बराबर में लिखेंगे हम लोग 3√3। अब आगे क्या करना होगा आप लोगों को, a³ + 1/a³ बराबर प्लस का 3√3 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा 3√3 और ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो यहाँ -3√3 बनेगा। इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा प्यारे दोस्तों 0। तो हमारे पास 0 किसका मान आया, a³ + 1/a³, a³
यहाँ पर इधर से हटाकर प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जब एक प्लस का था और एक माइनस का था, मतलब ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर क्या निकल कर आया हमारे पास 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर था। तो यदि आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं तो आप आराम से सभी प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। यदि आप इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर दे तो इतना बड़ा भी नहीं होता है प्यारे दोस्तों, ये छोटा बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे मेरे साथी जो ऐसे हैं अभी भी लॉकडाउन के अंदर सो रहे हैं, जिन्होंने अभी भी पढ़ाई को बंद कर रखा है। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन होने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब आप लोग आगे पढ़ाई आपने छोड़ ही दी हमेशा। इसलिए कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि जितना मिले आप उतना ही पढ़ो, रेगुलर पढ़ो यदि आप लोग अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 7/11, 16/20, 21/22 भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, बहुत सारे मेरे प्यारे साथी जिनको नहीं याद है कि अवरोही मतलब क्या होता है। अवरोही मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम, घटता क्रम अवरोही का मतलब होता है। तो इसे कैसे आप लोग सोल्व करोगे, तो ये भिन्न, इनको अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले घटता क्रम, घटता क्रम का मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा, फिर उसके बाद आप लोगों को और छोटा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको दशमलव भिन्न में बदलना पड़ेगा। जैसे कि 7/11 है, इसको दशमलव भिन्न में आप बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 7/11, यहाँ पर इसे दशमलव भिन्न में बदलने के लिए यहाँ 0 लगाकर यहाँ पॉइंट लगाओगे और 11 का भाग, अब यहाँ एक 0 बढ़ा सकता हूँ मैं, 11 का भाग 70 में लगाओगे, 6 टाइम जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 4 बचेगा। यहाँ पर इसी प्रकार पॉइंट लगाया, 4 के पीछे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, 11 33, 63, 0.63। यहाँ पर हमारे पास 7/11 को हमने दशमलव भिन्न में बदला तो 0.63 निकल कर आया। इसी प्रकार आपको क्या करना होगा, 16/20, 16/20, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 16/20 बराबर 0 पॉइंट और यहाँ पर बनेगा 0। तो यहाँ पर क्या, एक 0 से एक 0 यानी 8 टाइम 0.8 कह सकते हैं, यहाँ पर 0.80 कह सकते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है 21/22, इसको भी हम लोग दशमलव भिन्न में बदलेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार और, 21/22 बराबर, तो यहाँ पर पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 बढ़ा, 210 बना, 20 से 5 100, 20 छंकी 120 तो बड़ा हो जाएगा, 20 से 5 100। प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 22 से कितनी बार टेबल बोलना पड़ेगा आप लोगों को, तो 22 दाम 220 होता है, मतलब ये 9 टाइम, 22 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे तो 198 बनेगा, मतलब ये 9 बार तो पूरा पूरा भाग गया। अब यहाँ से 198 चला जाए प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा 12, यहाँ पर बचेगा 12, और 12 बचने का मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि यहाँ पॉइंट लगा है, मतलब 0 बढ़ा सकता है। 120 में हम लोग कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर 5 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पर 5 बार पूरा पूरा दूसरी बार भी जाएगा, तो इसे हम 0.95 कहेंगे। अब आपको क्या करना होगा, ये सब दशमलव भिन्न में चेंज हो गए, अब इनको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना, मतलब घटता क्रम, पहले सबसे बड़ा लिखोगे, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनी यहाँ पर 0.95, इसका मतलब 21/22 ये सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा क्या होगा दोस्तों, तो 0.80, मतलब 16/20 से ये बना था। फिर अगला इससे छोटा है यहाँ पर 0.63, इसका मतलब क्या, 7/11 से ये बना था। तो ये कैसा क्रम है प्यारे दोस्तों, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है अवरोही कहूँ या फिर घटता क्रम कहूँ। तो इस प्रकार आप जब भी आप लोगों को भिन्न दी गई हो, आरोही पूछा जाए चाहे अवरोही पूछा जाए, चाहे छोटी भिन्न चाहे बड़ी भिन्न, आपको भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदल लेना है। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वापस से पाई चार्ट है प्यारे दोस्तों, इसका सबको आंसर देना है। पाई चार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के अंदर, 1-2 नंबर, और यदि समझ में आ जाए तो पूरे पूरे नंबर एग्जाम में इसके मिलते हैं। तो यहाँ दिए गए
चार्ट के अनुसार किस वर्ष में स्टोर बी की बिक्री 13 लाख से ज़्यादा थी। मतलब प्यारे साथियों, जो पहला वाला दंड आरेख है, ये वाला तो ए वाला आरेख है, उसके बाद ये बी वाले में बिक्री है, और दूसरा के बाद उसके बाद जो तीसरे नंबर पर ये सी लिखा है, ये स्टोर, ये जो खाली वाला है प्यारे दोस्तों, ये सी वाला स्टोर है, इसे स्टोर सी कहोगे। तो पहले साल में एबीसी में ये बिक्री हुई और ईयर 2 में एबीसी में ये बिक्री हुई। इसी प्रकार यहाँ पर ये ए होगा, ये बी और ये सी, यहाँ पर भी ये ए वाला, ये बी वाला और ये सी वाला। तो यहाँ पाई चार्ट में पहले आप लोगों को ये करना पड़ेगा, पूछा क्या है, स्टोर बी की, मतलब प्यारे दोस्तों स्टोर बी की मतलब इस बी वाले की पूछा, और 13 लाख से ज़्यादा बिक्री किस साल में थी। तो प्यारे साथियों, ये वाला बी है, सिर्फ बी को ही चेक करेंगे। ये बी की जो बिक्री हुई इसमें 14 लाख हुई, मतलब यहाँ पर पहले साल में इसमें 14 लाख की बिक्री थी, मतलब एक पहले साल में भी इसकी बिक्री 13 लाख से ज़्यादा थी। क्या दूसरे साल में 13 लाख से अधिक है? नहीं, स्टोर बी में 12 लाख थी, इसलिए ये भी नहीं होगा, दूसरा तो हमारा नहीं होगा। क्या तीसरे साल में 13 लाख से अधिक है? नहीं। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ वो पहले वर्ष में 13 लाख से ज़्यादा स्टोर बी की बिक्री हुई थी, इसलिए इसका जो राइट उत्तर बनेगा डी वाला ऑप्शन होगा, वर्ष 1। तो ये चीज़ें सिंपल है, आपको सिर्फ ये समझ में आनी चाहिए और है कुछ नहीं। आगे बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इजी है और सबको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। आप बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 0.000 और 35 और अपॉन यानी बटे में लिखा है 0.007। इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, पहले आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए। ये नीचे से जब 2 के बाद पॉइंट लगाएं, इकाई तरफ 2 अंक के पहले, तो नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे 3 0, क्योंकि प्यारे साथियों 3 अंक के पहले यहाँ पॉइंट लगा था, और ऊपर वाले का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 बढ़ेंगे 5, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट कर लेना है, और ये क्या बनेगा हमारे सामने, 7 से ऊपर डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 1 माइनस 5 अपॉन और 100, 5 अपॉन 100 ये बटे में बचा। इसका मतलब ये हुआ 2 अंक के पहले वापस इसे सोल्व करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर बनेगा 1.00 माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.05, क्योंकि 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिया। अब आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये घटाना आना चाहिए, यानी 10 में से 5 गया 5 बचा, या 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 2 के पहले वापस पॉइंट लगा देंगे और ये बन जाएगा 0, 0.95 इसका राइट उत्तर होगा, 0.95। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर होगा। तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में लिखा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप हमारे पास दिया है, तद अनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, ये बहुत आसान प्रश्न है। एक त्रिभुज की भुजाएं जो बताइए रेशो में 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 बताइए। तो ये रेशो जो अंश बटे हर के रूप में दिया है, इसे खत्म करने के लिए आप 4 6 8 का लोगे एलसीएम, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। तो इस एलसीएम का मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे, इस एलसीएम का मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे, तो 4 6 जा 24 अनुपात यहाँ पर जो बनेगा 6 4 जा 24 और यहाँ पर जो बनेगा 8 3 जा 24। मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात अब हमारे पास बिना अंश बटे हर में आ चुका है। इसका परिमाप दिया है, तो साथियों परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये जो 91 वैल्यू बराबर होगी,
ये बराबर होगी 6 + 4 + 3 के, यानी 13 यूनिट का मान हमारे पास होगा 91, और 1 यूनिट बराबर होगा 91/13। 13 × 7 91 होगा। 1 यूनिट इक्वल टू 7, 1 यूनिट का मान आया 7। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी भुजा और सबसे लंबी भुजा दोनों का अंतर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबी भुजा हमारे पास है 6 और सबसे छोटी भुजा हमारे पास है 3, और इन दोनों का जो अंतर है प्यारे दोस्तों 3 यूनिट का इन दोनों में अंतर है। और 1 यूनिट बराबर हमारे पास है 7, तो 3 यूनिट बराबर निकालने से 21 आएगा, और ये 21 क्या होगा, 3 यूनिट का अंतर था। तो यहाँ पर अंतर दोनों भुजाओं के मध्य हमारे पास निकल कर आ जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न से अब हम लोग रीजनिंग पर आ गए साथियों। तो रीजनिंग वाला पोर्शन अब हमें ध्यानपूर्वक समझना, और बड़ा इजी है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा आप लोगों को सेशन देखना है। इसके बाद हम लोग आखिरी पार्ट पे आएंगे, यानी करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन है साथियों जो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आप लोगों को स्टैटिक जीके भी बहुत ज़्यादा कवर होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस श्रृंखला में विषम बताओ। विषम बताना प्यारे दोस्तों, विषम का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि विषम होता क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विषम का मतलब होता है भिन्न। विषम का मतलब आपको बताना है भिन्न, मतलब जो यहाँ पर ये श्रेणी दी गई है इनमें 1, 3, 5, 9, 11, 13, इनमें भिन्न क्या है, मतलब अलग क्या है। तो इसका राइट उत्तर होगा 9। 9 भिन्न होगा साथियों, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो ये कह सकते हैं हम लोग भाज्य विषम संख्या है। ये 9 जो है दोस्तों भाज्य विषम संख्या है, जबकि ये जो सारे नंबर हैं ये सारे क्या हैं, अभाज्य हैं। इसलिए इन सबसे भिन्न क्या होगा, 9 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। मिथिलेश ने नीलिमा से कहा, तुम्हारे एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। नीलिमा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल अप्रोच है। सिर्फ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो पीढ़ी का, और पीढ़ी मीन्स होता है दोस्तों जनरेशन। जनरेशन वाइज आप लोगों को इनको जमाना है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना मेल या फीमेल का। जो मेल होगा उसे प्लस से डिनोट करोगे, और जो फीमेल होगा उसे माइनस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर नाम आया मिथिलेश, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों मिथिलेश। एक है मिथिलेश और एक है नीलिमा, एक है नीलिमा। तो मिथिलेश बोल रहा है प्यारे साथियों नीलिमा से कि तुम्हारा एकमात्र भाई, तुम्हारे एकमात्र भाई मतलब नीलिमा का एकमात्र भाई हमें बनाना है प्यारे दोस्तों। ये प्लस होगा, और इसी की जनरेशन का होगा। इसका भी पुत्र, नीलिमा के भाई का पुत्र, ये नीलिमा के भाई का पुत्र बनाया, एक जनरेशन नीचे लिखा, और ये पुत्र का जेंडर भी प्लस होगा। आगे अगर बात करें मेरी पत्नी का भाई है, मतलब नीलिमा के भाई का पुत्र मिथिलेश की एक पत्नी है, जो यहाँ बनाते हैं मिथिलेश की एक पत्नी है, इसका ये भाई है। नीलिमा के भाई का पुत्र मिथिलेश की पत्नी का क्या हुआ, भाई हुआ, यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है, नीलिमा का मिथिलेश की पत्नी से संबंध बताना है। तो मिथिलेश की पत्नी के जो नीलिमा है वो क्या लगती हैं, तो हमें यहाँ से जाना होगा, इधर से। पहले हम समझेंगे कि ये इसका भाई है और ये भाई के पिताजी हैं, मतलब मिथिलेश की पत्नी के भी ये पिता हुए, और पिता की ये कौन हुई, बहन। तो पिता की बहन क्या लगती है प्यारे साथियों, तो वो होती है पिता की बहन बुआ। पिता की बहन जो होगी प्यारे दोस्तों वो होगी बुआ, और बुआ इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। बुआ इस ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में बुआ हमें नहीं दिया, इसलिए हम लगा के आएंगे इनमें से कोई नहीं। डी वाला सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दिए गए अनुमानों में कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। मिलन ने कथन दिया है, एक कथन है, और इस कथन पर विचार करना और इसके अनुसार आपको निर्णय लेना है कि कौन सा पूर्वानुमान सही होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा। प्यारे दोस्तों यहाँ कथन कह रहा है कि एक मिलन लड़का है जिसने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक
उधार ले सकता हूं। मतलब साथियों मिलन ने अपनी टीम के एक साथी से शाम को बाइक मांगी है। तो पूर्वानुमान क्या कह रहा है? पहला वाला पूर्वानुमान कह रहा है मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है। क्या ये सही होगा या गलत होगा दोस्तों, इस पर हमें विचार करना है। तो मिलन के टीम का जो साथी था उसके पास बाइक है, तभी तो जाकर मिलन ने बाइक मांगी है। क्या किसी के पास बाइक नहीं होती है तो भी हम बाइक मांगते हैं क्या उससे? नहीं, जिसके पास बाइक होती है उसी से बाइक मांगी जाती है। इसलिए जो पूर्वानुमान फर्स्ट होगा वो सही होगा कि मिलन की टीम के साथी के पास क्या है? बाइक, तभी जाकर मिलन ने उससे क्या मांगी? बाइक मांगी है। आगे बढ़ते अगले पूर्वानुमान की तरफ, ये सही होगा या गलत? तो मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है। अब मिलन ने बाइक मांगी शाम को, मतलब प्यारे साथियों बिना आवश्यकता के कोई भी सामान नहीं मांगता है। बाइक मांगी मिलन ने, मतलब मिलन को बाइक की आवश्यकता है तभी उसने मांगी है। यानी दूसरा भी क्या होगा? दूसरा पूर्वानुमान भी यहाँ पर सत्य होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या लगा होगे? ए वाला ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित होंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो प्यारे साथियों इस प्रकार आप लोगों को कथन और पूर्वानुमान, कथन के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है? पूर्वानुमान लगाना है। कथन में कही गई बात पर आधारित पूर्वानुमान होना चाहिए। प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आकृति के निकटतम समानता को दर्शाता है? मतलब प्यारे साथियों यहाँ पर एक प्रश्न आकृति आपको दी गई है और एक उत्तर आकृति, फिर उसके बाद 4 उत्तर आकृतियां आपको दी गई है। आपको प्रश्न आकृति के जैसी उत्तर आकृति बताना है इन 4 ऑप्शन में कि कौन सी है। आकृति भी आपके एक एग्जाम के अंदर आती हैं, इसलिए क्या मुझे बताओ। एक स्टार, देखो एक त्रिभुज है जो एक बाहर वर्ग को टच कर रहा है। तो क्या मुझे बताओ साथियों, पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला डायग्राम? तो ए वाला डायग्राम सही नहीं होगा। वो किस लिए नहीं होगा? एक त्रिभुज है जो एक वर्ग को टच तो कर रहा है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक स्टार, इसके एक साइड तो स्टार है और दूसरी साइड भी एक आकृति है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए ए नहीं होगा। क्या बी होगा प्यारे दोस्तों? तो बी भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा बिल्कुल ये वाली भुजा है दोस्तों, ये इस वर्ग को टच कर रही है। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज की ये वाली जो भुजा होगी ये वर्ग को टच नहीं करती, इसलिए बी भी नहीं होगी। क्या सी होगी? तो सी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक आकृति है, त्रिभुज के एक साइड वाली आकृति है, दूसरी साइड स्टार यहाँ पर गायब है, इसलिए सी भी नहीं होगी आकृति। आपका राइट उत्तर होगा डी वाली आकृति। डी वाली आकृति में देखिए एक त्रिभुज है जो एक वर्ग को टच भी कर रहा है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद एक साइड स्टार है और दूसरी साइड भी एक आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए डी वाली आकृति इसके जैसी सिमिलर होगी। किस ऑप्शन में डी लिखा है? तो ए वाला हम एग्जाम के अंदर फिल करके आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने जो बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को इसको आंसर देना है सभी को। अंडरस्टैंड को सांकेतिक रूप में ये लिखा गया, इसी भाषा में स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों? तो एस। एस यहाँ था और यहाँ भी एस है। एस यहाँ पीछे से 5 नंबर पर था और यहाँ पीछे से 5 नंबर पर 6 होगा, इसलिए यहाँ भी एस को 6 लिखेंगे। यहाँ पर प्यारे दोस्तों टी है और टी पीछे से चौथे नंबर पर था और यहाँ पीछे से चौथे नंबर पर 7 है, तो यहाँ भी टी को हम क्या लिखेंगे? 7। यहाँ पर अगला था ए और यहाँ पर भी अगला ए होगा, तीसरे नंबर पर पीछे से यहाँ पर भी क्या होगा? 8, तो ए को हम लोग लिखेंगे 8। इसी प्रकार यहाँ पर आर है। यहाँ बताइए मुझे आर को क्या लिखा गया? तो प्यारे साथियों मैं बता दूं, आर को यहाँ लिखा गया 5। आर देखिए पीछे से, आर पीछे से या फिर आगे से 1 2 3 4 5 नंबर पर है और यहाँ 5 नंबर पर 1 2 3 4 5 नंबर पर 5 है। आर को 5 लिखा जाएगा और टी को फिर से क्या लिखा जाएगा प्यारे साथियों? तो टी को यहाँ भी 7 लिखा था, तो फिर से टी को हम 7 लिखेंगे, यानी इसका जो उत्तर बनेगा 6 7 8 5 7, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 6 7 8 5 7 इसमें लिखा है। प्यारे साथियों क्लास यदि अच्छी लग रही है, क्लास में इंटरेस्ट आपको आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि हाँ हमारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है, हम कहीं ना कहीं सही दिशा में पढ़ रहे हैं, तो क्लास को एक बार लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें
और चैनल पर पहली बार आए साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि बताना है। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो होता क्या है साथियों। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जो आकृति का दायां वाला हिस्सा है वो बाईं ओर दिखने लगता है, दायां हिस्सा बाईं ओर दिखने लगता है, जबकि किसी भी आकृति का बायां हिस्सा दाईं ओर दिखने लगता है, दाईं ओर दिखने लगता है। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, इसमें आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब इसका, तो इसका जो दायां वाला हिस्सा है ये वाला, ये बाईं ओर दिखेगा और ये जो बायां हिस्सा है वो दाईं ओर दिखेगा। तो इसका जो राइट उत्तर बनेगा प्यारे साथियों ए वाला ऑप्शन होगा। ए वाला आकृति सही होगा। और ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में ए दिख रहा है। एक बार और मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये डी भी नहीं होगा क्योंकि डी में देखो आकृति का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चेंज नहीं होता है नीचे, ना ही नीचे वाला ऊपर जाता है। जो साइड जिधर है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, यहाँ देखो ऊपर वाला ऊपर है और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। सिर्फ दायां हिस्सा बाईं ओर और बायां हिस्सा दाईं ओर दिखने लगता है। इस प्रकार ए सही होगा और बाकी सब क्या होंगे, गलत होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे का जो पोर्शन है प्यारे दोस्तों, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो पूरा आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्लस जो जनरल नॉलेज है प्यारे दोस्तों वो भी इसका आप लोगों से यहाँ से बहुत सारा स्टैटिक जीके भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स आयोजित की हैं। प्यारे दोस्तों, इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स ये जो आयोजित की है प्यारे साथियों, वीरता पुरस्कार पोर्टल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वीरता पुरस्कार पोर्टल के द्वारा आयोजित किया गया। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दोस्तों पोस्टमार्टम, यानी समझेंगे कि इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट होता क्या है प्यारे साथियों। तो ये एक तरह की प्रतियोगिता है। ये जो है दोस्तों इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट एक तरह की प्रतियोगिता है प्यारे दोस्तों। और ये प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है, जो हमारे वीरता पुरस्कार विजेता लोग हैं, जिन लोगों ने वीरता पुरस्कार जीता है, उन लोगों की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे मैं अगर बात करूं, ये जो प्रतियोगिता है 15 अप्रैल से 15 मई 2021 तक आयोजित की जा रही है। आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए प्यारे साथियों कि इस प्रतियोगिता में जो विजेता रहेंगे यानी जो जीतने वाले प्रतिभागी रहेंगे, उनको जो नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस होता है प्यारे साथियों, जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है 2022 की जो परेड होगी उसमें देखने का मौका मिलेगा। जो इनोवेटिव ट्रिब्यूट टू ब्रेव हार्ट्स प्रतियोगिता में जो विजेता प्रतियोगी रहेंगे प्यारे साथियों, इनको 2022 की जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी दिल्ली में उसमें देखने को मौका मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्यारे साथियों क्या है, नागरिकों में देशभक्ति को जगाना, भक्ति और समर्पण की भावना, उन लोगों में देश के लिए समर्पण की भावना को जगाना ही ये इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का पर्पज है। तो इस प्रश्न से आप लोगों को इतना याद रखना है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद निम्न में से किस राज्य सरकार ने जन अनुसरण पखवाड़ा की घोषणा की है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन अनुसरण पखवाड़ा आपको याद रखना है। जन अनुसरण पखवाड़ा, कोरोना वायरस अभी पता है साथियों बहुत ज्यादा भयानक रूप इसने ले रखा है। तो जन अनुसरण पखवाड़ा ये जो घोषणा की है प्यारे साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। जन अनुसरण पखवाड़ा ये क्या है प्यारे साथियों, हम समझते हैं। तो कोरोना के जो तेजी से बढ़ते मामले हैं प्यारे दोस्तों, इनको देखने के बाद सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा या फिर सार्वजनिक अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा की।
इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों, कोविड-19 के प्रचार को रोकने के लिए 3 मई 2021 तक ये लगाया गया। ये जो रहेगा प्यारे साथियों जन अनुसरण पखवाड़ा, ये 3 मई 2021 तक लगाया जाएगा। मतलब ये सरकार का एक गाइडलाइन आप इसे समझ सकते हैं। ये सरकार का गाइडलाइन, राजस्थान सरकार का जन अनुसरण पखवाड़ा के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों आप समझिए ध्यानपूर्वक। सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यस्थल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा दोस्तों। थोक और खुदरा दुकानों को शाम 5 बजे तक खोला रहने दिया जाएगा। सभी औद्योगिक और निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी। मतलब प्यारे साथियों बस आपको ये याद रखना, जन अनुशासन पखवाड़ा एक तरह की सरकार की गाइडलाइन है। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसे शुरू किया राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के बारे में समझेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है प्यारे साथियों, तो जयपुर। राजस्थान की राजधानी आपको याद रखना है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको याद रखना राजस्थान में, और राज्यपाल आपको याद रखना कलराज मिश्र। प्यारे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो हमारा राजस्थान है। आगे अगर पूछा जाए कि जनसंख्या के लिहाज से बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा साथियों, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश। योगी जी की नगरी प्यारे साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए जो राजस्थान है प्यारे साथियों, वो जनसंख्या के लिहाज से कौन से नंबर पर आता है इंडिया में, तो 7वां सबसे बड़ा राज्य आता है। राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। अब आगे आपको क्या याद रखना है, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व भी अगर पूछा जाए तो बताना राजस्थान में है। तो यहाँ राजस्थान से इतना आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा प्यारे साथियों ये एक पर्वत का नाम है, माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, लिख लेना कि परीक्षा में आएगा दोस्तों। आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है, तो प्यारे साथियों प्रियंका मोहिते। आपको याद रखना साथियों, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर आगे बात करें, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रियंका मोहिते ने 21 साल की उम्र में 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। प्यारे साथियों आप लोगों को यह भी याद रखना कि जो ये प्रियंका मोहिते हैं 2013 में 21 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी, और वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली तीसरी सबसे कम उम्र की भारतीय हैं। तीसरी सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते, इनका नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट्स में बताना प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि वह भारत के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी। प्यारे साथियों जो प्रियंका मोहिते हैं, भारत का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मकालू, इन पर भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखा है और माउंट मकालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी। 5वां सबसे ऊंचा माउंट मकालू पर भी साथियों इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी, पहली भारतीय महिलाएं। अब आगे समझ लेते हैं हम लोग माउंट अन्नपूर्णा के बारे में कि माउंट अन्नपूर्णा क्या है। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए माउंट अन्नपूर्णा, और जिसकी ऊंचाई याद रखना 8,091 मीटर आपको याद रखना माउंट अन्नपूर्णा की ऊंचाई है। और इसकी स्थिति जो है प्यारे साथियों वो है नेपाल में। माउंट अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, तो नेपाल में प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, हाल ही में एम नरसिम्हन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं? प्यारे साथियों, एम नरसिम्हन आपको याद रखना, ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जुड़े हैं। एम नरसिम्हन प्यारे साथियों 94 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। आपको याद रखना कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर का किसका हाल ही में निधन हुआ, तो एम नरसिम्हन इनका नाम याद रखना। प्यारे साथियों, एक फैक्ट आपको याद रखना है, उन्हें बैंकिंग सुधारों का जनक भी कहा जाता है। एम नरसिम्हन को बैंकिंग सुधारों का जनक भी कहा जाता है और इनका जो आरबीआई में कार्यकाल रहा था दोस्तों, वो 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। आगे अगर हम बात करें, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, तो प्यारे साथियों इनकी ये पुस्तक याद ही रख लेना और एग्जाम में ये आ सकती है, जिसका शीर्षक है फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बियॉन्ड सम रिमिनिसेंस। एक बार फिर से बोल रहा हूँ प्यारे साथियों, इसका शीर्षक याद रखना। एम नरसिम्हन की जो बुक है, इसका शीर्षक है फ्रॉम रिजर्व बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड बियॉन्ड सम रिमिनिसेंस। प्यारे साथियों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे ये। आरबीआई की स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 में हुई। उसके बाद आरबीआई का हेडक्वार्टर इन मुंबई में। उसके बाद आरबीआई के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे प्यारे साथियों, आरबीआई के पहले गवर्नर 1935 के टाइम थे सर ऑसबर्न स्मिथ। और प्यारे साथियों 1935 में देश आज़ाद नहीं था हमारा। उसके बाद 1947 के टाइम जब बने थे, देश आज़ाद के समय थे, वो थे सर सीडी देशमुख। तो आपको याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ बताना है, और यदि पूछा जाए रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख, कतई इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना प्यारे साथियों। आगे अगर बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है, अगर पूछा जाए तो प्यारे साथियों बताना शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। प्यारे साथियों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे साथियों। आगे अगर बात करें कि यहाँ इसकी क्या डिटेल आपको याद रखना है, लोगों को पृथ्वी को बेहतर बनाने में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य है। प्यारे साथियों, जो विश्व पृथ्वी दिवस है, इसे मनाने का मुख्य पर्पज है कि जो पृथ्वी है उसको बेहतर बनाना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। आगे अगर बात करें, 1970 में पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था और वर्तमान में जो मनाया गया साथियों 2021 में विश्व पृथ्वी दिवस, ये 51वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस की थीम, अभी जो वर्तमान में 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है विश्व पृथ्वी दिवस, ये थीम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ यानी इसका अर्थ है साथियों, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारी पृथ्वी को पहले जैसा बनाए, यही इसकी थीम थी। तो थीम भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस घोषित किया। प्यारे साथियों, याद रखना है कि 2009 में इस विश्व पृथ्वी दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को 2009 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इस विश्व पृथ्वी दिवस से इतना यहाँ से आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स साथियों, आप लोग एग्जाम के अंदर मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर यदि पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे भी बेहतर आगे की क्लासें होंगी साथियों। बस आप लोग इसी प्रकार से आपका
आप रेगुलर हमारी क्लास से जुड़े रहें। आगे अगर बात करें हम साथियों तो मिलेंगे पुनः अगली क्लास में, जल्दी अगली क्लास में मिलेंगे साथियों। तब तक जय हिंद, जय भारत।